नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उठ गए ना सब? चलिए, कल हम लोग पहले चैप्टर की कुछ परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल सीख चुके थे, पढ़ चुके थे। कल की क्लास हमने रासायनिक समीकरण पर खत्म करी थी। मतलब रासायनिक समीकरण की हेडिंग पढ़ने के बाद उसको अगले दिन के लिए बोला था। तो आज हम देख ले रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? जब भी आपने कक्षा 9 में देखा होगा कि कोई भी अभिक्रिया लिखी जाती है तो उसके संकेत लिखे जाते हैं, उसके प्रतीक लिखे जाते हैं, उसके सूत्र लिखे जाते हैं। कभी नहीं लिखते हम कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, या कभी नहीं लिखते हम उधर की कार्बन डाइऑक्साइड। इतना लंबा नहीं लिखते, उसकी भाषा में नहीं लिखते। इसका जो संकेत होता है, इसका जो प्रतीक होता है, हम उसको लिखते हैं ना। तो मेरे पास जो भी संकेत होते हैं या मेरे पास जो भी प्रतीक होते हैं, वही मेरे रासायनिक समीकरण होते हैं ना। तो हम इसको इसकी भाषा में लिखे ले रहे हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, इसकी परिभाषा लिखिए, जब किसी रासायनिक जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके उसके प्रतीकों द्वारा या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हमने देखी कि रासायनिक अभिक्रिया है, उसके प्रतीक हैं और उसके सूत्र हैं। या तो मेरे पास कोई तत्व है तो उसका प्रतीक होगा, अगर मेरे पास कोई यौगिक है तो उसका प्रतीक होगा, है ना। तो कक्षा में आपने एक ऐसे करके टेबल पढ़ी होगी, यहाँ नाम लिखा होगा, ठीक, तत्व का नाम, इधर उसका संकेत लिखा होगा, है ना। तत्व के नाम में लिखा होगा कार्बन, तो इधर लिखा होगा सी, इधर लिखा होगा ऑक्सीजन, तो इधर लिखा होगा O। जो ये CO करके हम लिख रहे हैं, CO2 या H2O, ये सब क्या है? हमारे संकेत। और यही संकेत अब किस में लिखते हैं? रासायनिक समीकरण में, है ना। तो ये हमारे क्या है? रासायनिक समीकरण। तो इसका हम एक उदाहरण लिख ले रहे हैं। उदाहरण लिख लो, हम एक उदाहरण लिख ले रहे हैं। पहले जो उदाहरण लिया था वही उदाहरण फिर से ले रहे हैं। हमने लिया कार्बन और लिया ऑक्सीजन, इन दोनों को जब अभिक्रिया करवाई तो मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये C क्या है? संकेत है। C क्या है? संकेत है। ये संकेत किसका है? कार्बन का। तो यहां लिख ले रहे कार्बन का संकेत या कार्बन का प्रतीक। ये ऑक्सीजन है, ये लिख रहे ऑक्सीजन का संकेत बोल दो या प्रतीक बोल दो, दोनों चीजें एक है। इधर प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड का संकेत, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत, है ना। ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं लिखी जाती हैं। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जल प्राप्त होता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है ना। तो ये सब क्या है? रासायनिक समीकरण।
सीधी सी बात है, अगर हम कहीं ऐसे करके लिखें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन इसकी भाषा में, फिर उसको हम उसके साथ अब क्रिया करवाएं, फिर उधर लिखें कार्बन डाइऑक्साइड, क्या जरूरत हमें इतना लंबा लिखने का जब उसके संकेत को लिख सकते हैं ना। इसके बाद बात आती है, जब हम कोई समीकरण लिखते हैं तो वो संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। उसमें जो भी मेरे परमाणु हैं वो दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं है। मतलब अभिकारक की तरफ जितने पदार्थ हैं या परमाणु हैं उतने ही उत्पाद की तरफ परमाणु हैं। उत्पाद और अभिकारक दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, बैलेंस में हो ना। तो अब हम देख ले रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अगली हेडिंग डाले ले रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए भाई, संतुलित रासायनिक समीकरण। पहले तो समीकरण हमने देखा कि कैसा भी समीकरण हो हमने लिख दिया तो वो समीकरण है ना। इसमें क्या है कि परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। बिना परमाणु की संख्या बराबर किए हुए कोई समीकरण लिखा तो वो समीकरण है ना। इसमें क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण तो लिखा होगा लेकिन वो लिखा होना चाहिए संतुलित फॉर्म में, उसके परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सीख ले रहे हैं, लिख लो। वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। अच्छा, जब तक कोई समीकरण लिखा है उसमें परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं है तो कभी भी उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कह सकते। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए परमाणुओं की संख्या बराबर होना जरूरी है। उत्पाद की तरफ जितने परमाणुओं की संख्या है उतने अभिकारक की तरफ भी परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, तब तो संतुलित समीकरण है। अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए इसका एक उदाहरण भी देख ले रहे हैं। उदाहरण मेरे पास है कि हमने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इन दोनों की अभिक्रिया करवाई तो हमको जल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? जल। ठीक है, अब हम देख ले रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो इसके परमाणु की संख्या कितनी है? 2 दूनी 4। इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? 1। उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1। मतलब ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ और अभिकारक की तरफ बराबर बराबर संख्या में है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो उत्पाद और अभिकारक की तरफ बराबर मात्रा में नहीं है। तो क्या करना, हमें इसको संतुलित करना है। तो क्या करेंगे संतुलित करने के लिए कि यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 दूनी 4। 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए अगर उत्पाद की तरफ हम 2 से गुणा कर दें तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। मतलब उत्पाद की तरफ
हाइड्रोजन 4 हो गया, अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन 4 हो गया, अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन 1 था, उत्पाद की तरफ भी ऑक्सीजन 1 है। अब ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है ना। संतुलित समीकरण क्या है, इसकी परिभाषा की बात कर देख ले रहे, समझ ले रहे क्या है कि अभिकारक और उत्पाद, तो ये आपका हो गया मेरे भाई अभिकारक, अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। अगली बात कह रहे हैं परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर। तो ये है ये है तत्व, इसके परमाणु की संख्या कितनी है, 2 दूनी 4। इधर कितनी है, 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद वाले और अभिकारक वाले हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या से बराबर है। ऐसे ही आपका O 1 है, इधर भी O 1 है, मतलब ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन उत्पाद की तरफ 1 है, अभिकारक की तरफ 1 है ना। तो ये कैसे हो गए, परमाणुओं की संख्या में बराबर बराबर हो गए। तो ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित समीकरण है ना। जब संतुलित समीकरण देखा है तो मेरे पास जाहिर सी बात है असंतुलित समीकरण भी होगा। चलिए तो हम अगली हेडिंग डाले ले रहे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलो डाल दो, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण ना। अच्छा, संतुलित में क्या होता था, संतुलित थे, असंतुलित में क्या है, नहीं होने चाहिए है ना। तो इसकी भी परिभाषा है, लिख लो, वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, वो क्या होते हैं, असंतुलित। उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब बात हो गई असंतुलित रासायनिक समीकरण, तो इसमें चाहे कैसा भी समीकरण लिख दो है ना, क्या है कि उसमें परमाणु की जो संख्या है ना वो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी में ऐसा मत करना है ना कि समीकरण ही गलत लिख दें, है ना। समीकरण सही लिखना चाहिए। अब क्रिया होने के बाद जो तीसरा पदार्थ बने वो तो पदार्थ बनना चाहिए ना। अगर पानी को पानी के साथ अब क्रिया करा दे तो यहाँ पे कोई तीसरा पदार्थ नहीं बनेगा, है ना। इसका एग्जाम्पल हम लिख ले रहे, इसका एग्जाम्पल लिख ले रहे। मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलाया तो हमने मिला मुझे क्या H2O है ना, H2O मेरा जल होता है। तो देख लो मेरे भाई, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन कितना है 2, लेकिन ऑक्सीजन में कितना है 1। यानी उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या और विकारक की तरफ ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तभी तो असंतुलित समीकरण है ना। हम उदाहरण भी असंतुलित समीकरण का लिख रहे थे, आपका है अभिकारक, ये आपका उत्पाद है ना। देख लो मेरे भाई, उत्पाद में यही ऐसे लिख लो, अच्छे समझने के लिए यहां लिख ले रहे हैं हाइड्रोजन के परमाणु
की संख्या 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1। अभिकारक में देख लो, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। आप देख लो मेरे भाई, इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, इधर हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2, मतलब बराबर। इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2, इधर ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1। तो जब ये 2 और 1 हो गया ना, बराबर बराबर नहीं हुआ है, तभी तो ये असंतुलित समीकरण हुआ ना। तो हम इसको लिख ले रहे हैं कि असंतुलित समीकरण का उदाहरण है ना। यहाँ एक लाइन लिख लो, अभिकारक में, फाइनल जो लाइन है वो लिख लो, अभिकारक में संकेत लिख लो, अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर है, परमाणुओं की संख्या के बराबर है, परंतु अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या परमाणुओं की संख्या उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। ये बात नहीं है, बराबर नहीं है। अतः असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमने अभी तक सीखा संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, है ना। तो अब हम अगर आपको थोड़ा सा होमवर्क दें तो करो आप लोग, अगले दिन दिखाइए। तो हम आपको कुछ संतुलित और कुछ असंतुलित समीकरण दे रहे हैं, है ना। तो उन्हें आप संतुलित समीकरण बनाइए, लिख लीजिए, है ना। संतुलित समीकरण अपने बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड की एग्जाम होती है, उसमें 1 से 2 नंबर का आता है और करना बहुत ज्यादा सरल होता है, होता कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर करना होता है ना। देख लो, गिनती कर लो कि अभिकारक में किस तत्व के कितने परमाणु हैं, उत्पाद में किस तत्व के कितने परमाणु हैं, उनको लिख लो। बराबर करने के लिए हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करने का क्या मतलब है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया गुणा कहलाती है ना। अगर हम अभिकारक के परमाणु उत्पाद के परमाणु से बराबर करेंगे, अगर हम जोड़ के बराबर करेंगे तो समीकरण बड़ा बन जाएगा, है ना। जब काउंट करने में समय लगेगा तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, संक्षेप में बनाने के लिए उसको हम गुणा के फॉर्म में लिख देते हैं ना। तो चलिए होमवर्क लिख लो ना, होमवर्क ठीक लिखो, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। लिख लो, निम्नलिखित समीकरण को
संतुलित कीजिए। एक नंबर लिख लो, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। दूसरा समीकरण लिख लो, NaOH प्लस H2SO4 NaSO4 प्लस H2O। तीसरा लिख लो, NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। 4 नंबर का लिख लो, BaCl प्लस BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। मेरे पास कुल कितने हैं? 4 समीकरण है ना। इसमें हमें रीजन बताते हुए संतुलित समीकरण बनाना है। हमने अगर पहला समीकरण लिया तो उसमें हमें बताना है कि ये संतुलित है या असंतुलित है। संतुलित है तो किस लिए, असंतुलित है तो किस लिए, है ना। तो ये काम है आप लोगों का, इसको बताना कि इसे करना कैसे, कि इधर देखना हाइड्रोजन 1 है, उत्पाद की तरफ देखना कि हाइड्रोजन 2 है, तो ये बराबर नहीं है, तो तुम इसे जोड़ो या गुणा करो, तो इसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के बराबर करो, तो उसमें ऐसे रीजन दिखाना, बताना। इसके बाद बात करते हैं, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो फिर भौतिक अभिक्रियाएं भी होती होंगी, है ना। भौतिक जो क्रिया होती है वो पहले वाली फॉर्म में वापस आ जाती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया पहले वाली फॉर्म में वापस कभी नहीं लौटती। जब रासायनिक समीकरण सीख लेते हैं तो देखते हैं भौतिक अवस्थाओं के संकेत, है ना। मेरे पास अवस्थाएं कितनी होती हैं? मेरे पास 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस की अवस्था, एक द्रव की अवस्था, एक गैस की अवस्था, है ना। तो ठोस की अवस्था जो होती है उसको सॉलिड बोलते हैं, द्रव की अवस्था जो होती है उसको लिक्विड बोलते हैं, और गैस की अवस्था जो होती है उसे गैस बोलते हैं, है ना। उसमें 2 तो हम देख लेते हैं, लेकिन तीसरा जो है उसको महसूस करते हैं। ठोस तो हम देख लेते हैं, ठोस है, छू के पता कर लेते हैं। द्रव जो है तरल होता है, उसको भी हम छू के पता कर सकते हैं, लेकिन गैस क्या, उसे हम छू के तो नहीं पता कर सकते, मगर महसूस ही करते हैं। आप अपने घर की रसोई का सिलेंडर देख लो, है ना, कैसे पता करते हो? छू के पता करते हो कितने लीटर है या कितने किलो है, नहीं ना। तो क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं। उसके रेगुलेटर को जब ऑन करते हैं ना, तो वहां जब गैस निकलती है तो उसकी स्मेल से या फिर उसको हाथ से या बॉडी के किसी भी पार्ट से जब टच होता है ना, तो महसूस होता है कि हाँ सिलेंडर से गैस निकल रही है। तो हम क्या करेंगे, भौतिक अवस्थाओं की संकेत है ना। तो देख लो, जब भी हम कोई रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें उनकी अवस्थाओं की, उनकी अवस्था भी लिखते हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है, कि ये गैस फॉर्म में है, किस किस के फॉर्म में है ना। तो ये देख लो,
चलिए काम बड़े कायदे से बड़े ध्यान से कर लेना ना, क्योंकि ये एग्जाम बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगली मीटिंग डाल लो। भौतिक अवस्थाओं के संकेत। भौतिक अवस्थाओं के संकेत। चलो लिख लो इसमें। अवस्थाएं तो हमने देख ली, मेरी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस की अवस्था, एक द्रव की अवस्था, एक गैस की अवस्था, है ना। जब मेरी 3 अवस्थाएं होती हैं तो जो भी हम तत्व लिखते हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए ना कि ये किस अवस्था में है, ठोस की अवस्था में, या द्रव की अवस्था में, गैस की अवस्था में, अभिकारक में ये किस अवस्था में है, बनकर तैयार होता है तो उत्पाद में ये किस अवस्था में पहुंचता है। ऐसा होता ना कि हम जब कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो कार्बन क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और जब ये रिएक्शन करवा के उत्पाद की तरफ लेके जाते हैं तो ये गैस की अवस्था में प्राप्त हो जाता है ना। तो क्या है, हमें यही भौतिक अवस्थाओं के संकेतों में समझना है। लिखो, रासायनिक अभिकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्रों के साथ साथ अभिकारक और अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों को उनकी भौतिक अवस्था में दर्शाते हैं। उनकी भौतिक अवस्था में दर्शाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, कौन कैसे कैसे दर्शाते हैं, आगे फिर कल पढ़ते हैं। देख लो, ठोस की अवस्था को कैसे लिखते हैं, ठोस की अवस्था को सॉलिड बोलते हैं। इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। द्रव की अवस्था को लिक्विड बोलते हैं। इसको एल से प्रदर्शित करते हैं। गैस की अवस्था को गैस ही बोलते हैं। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ जी कैपिटल ना लिखिए, स्मॉल लिखिए, ठीक है।
अभी का हम एग्जाम्पल लिख लें, इसका एग्जाम्पल भी देख लो, उदाहरण। Fe किसका संकेत होता है? फिर भाई कमेंट करिए किसका Fe संकेत होता ना। ठीक है, उदाहरण लिख लो, ये होता है Fe।